क्लास 12 विद्युत चुंबकीय तरंगें। पहले बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं हम? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। अर्थात क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं ये कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभी इनके गुणों की। उससे पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल की समीकरण। मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल ने 4 समीकरणें दी थी। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के नियमों को गणितीय रूप दिया था। इन्हें क्या बोलते हैं? मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। ये 4 समीकरणें होती हैं। पहली आती है इसमें स्थिर वैद्युत का गाउस नियम, दूसरी आती है स्थिर चुंबकत्व का गाउस नियम, और बाकी दो भी फिर बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी गाउस का नियम। तो पहला स्थिर वैद्युत का गाउस नियम क्या कहता है? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब क्या है? E डॉट डी एस क्या होगा? 1/ε0 इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पर आवेश है विद्युत। अब कहने इसमें बना क्या? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का ये आवेश है, इसका क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो इसे हम समीकरण एक मान लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या बन गया? 1/ε0। ये क्या है? आवेश है। इसे क्यू से दिखाएं। अब यहाँ पर को क्यू और एस क्या है? क्यू क्या है? यहाँ पर को पृष्ठ है, एस घिरा हुआ कुल आवेश है। ये डी एस जो दे रखा है ना, तो इसकी बात करी। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्थिर चुंबकत्व का गाउस नियम। स्थिर चुंबकत्व का गाउस नियम क्या कहता है? गाउस नियम है तो गाउस नियम जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वो यूज हो रहा है। इसके अनुसार बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य रहता है। बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र सदैव क्या रहता है? शून्य रहता है। बी क्या है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके अनुसार बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। किसके अनुसार? स्थिर चुंबकत्व का गाउस नियम। चुंबकत्व तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो जो ये नियम है ये हमें क्या दर्शाता है? ये नियम दर्शाता है कि प्रकृति में चुंबकीय ध्रुव विद्यमान नहीं है। यह नियम क्या दर्शाता है? प्रकृति में विलगित चुंबकीय ध्रुव विद्यमान नहीं है। इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। ये तीसरा मैक्सवेल की तीसरी समीकरण आएगी। इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हुई? चुंबकीय फ्लक्स फाइव हुआ, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हुई? d5/dt हुई। तो इसके अनुसार बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुल बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक E = -d5m/dt हो गया। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस -d5m/dt। फाई क्या बताया था? चुंबकीय फ्लक्स है। और ये क्या मान लिया हमने? समीकरण 3। ये जो समीकरण हम मान रहे हैं, एक मानी ऊपर, नीचे 2 मानी, फिर तीसरी मानी, ये जो समीकरण हम मान रहे हैं ये क्या है? मैक्सवेल की समीकरण है। इसके चौथी चीज में बात करते हैं एम्पियर का संशोधित नियम। अब एम्पियर का संशोधित नियम क्या है? एम्पियर के संशोधित नियम के इसके अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा के तथा विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इजिकल टू हो जाएगा μ0 IC प्लस ID क्या है? यहाँ पर को रेखीय समाकलन है। रेखीय समाकलन हो रहा है यहाँ पर को चालन धारा तथा विस्थापन धारा के बीच। तो ये क्या बन जाता है? μ0 ये हो गया यहाँ IC प्लस E0 d5/dt हो गया। इससे स्पष्ट क्या होता है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इससे क्या मिल रहा है? पता चल रहा है हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो उनके अभिलक्षण क्या होते हैं? पहले बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो कैसी होंगी? उदासीन होंगी। अतः वे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होंगी। पहली बात तो उदासीन होती है और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होंगी। किसके अभिलक्षण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के।
और दूसरा इसमें होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं परावर्तन को दिखाती हैं, अपवर्तन दिखाती हैं, व्यतिकरण को दिखाती हैं और विवर्तन को दिखाती हैं, ध्रुवण आदि आदि घटनाओं को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगे। चौथी बात करते हैं इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगें मुक्त आकाश में प्रकाश के वेग से चलती हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें आकाश में कैसे चलते हैं? प्रकाश के वेग से चलती हैं। प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह प्रकाश के वेग से चलती हैं। यह चाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती। जो चाल है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद और चीज क्या हो सकती है इसमें? किसी पदार्थीय माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/√E = 3/√μr ये हो जाएगी। तो यहाँ पर को ये क्या है? यहाँ पर को माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता है। ये चुंबकशीलता म्यू आर, और जो हमने यहाँ पर ये लिखा ये क्या है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये विद्युतशीलता होगी और ये चुंबकशीलता होगी। इसके बाद बात करते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। अब दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है? 400 नैनोमीटर से nm से 780 nm तक, जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 से 700 के बीच होगी। मतलब कहने का है कि 400 nm से 700 nm तक तरंग दैर्ध्य प्रकाश वाला स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्योंकि इस तरंग दैर्ध्य प्रकाश में सभी रंग दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इतने में जो होंगे, इतनी प्रकाश वाले जो स्पेक्ट्रम होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे। अगली चीज आती है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा। इन दोनों में संबंध क्या है? इन दोनों में संबंध होता है v = c/λ। हमें c की वैल्यू पता है ना? c की वैल्यू हमने आपको लिखी है। c की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर से आवृत्ति पता चलेगी, c/λ हो जाएगी। तो हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता क्या चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है यदि तरंग दैर्ध्य बड़ी है, तो अगर तरंग दैर्ध्य बड़ी है तो आवृत्ति छोटी होगी। यदि तरंग दैर्ध्य छोटी है तो आवृत्ति बड़ी होगी। समझ में आया? यदि ये छोटा है तो ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। इस प्रश्न क्या मिला हमें? गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है तथा रेडियो तरंगों की आवृत्ति न्यूनतम होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E = क्या हो जाएगा? SC/λ हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर को। अगर हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, उसमें दिया है आवृत्ति दी है हमें कितनी? 10 मेगाहर्ट्ज दी है। 10 मेगाहर्ट्ज है तो हम इसे हर्ट्ज में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? 10 इंटू करेंगे 10⁶। ये किसमें आ जाएगा? हर्ट्ज में आया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 10⁷ हर्ट्ज आ गया। अब हमें सी की वैल्यू तो पता है। सी की वैल्यू क्या होती है? सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हमें पता है तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताया हमें, अभी ऊपर पढ़ा था। 3 × सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगी? आवृत्ति कितनी है था? 10⁷ आई थी। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? हमें निकालना है तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो यहाँ से हमारे पास तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी। 10⁷ से 10⁸ यहाँ पर कटेगा तो कितना आ जाएगा? लगभग 30 आ जाएगा। 30 आ गया यहाँ पर हमारे पास। समझ में आया? हमें क्या दिया था? हमें दी थी आवृत्ति, दी थी आवृत्ति हमें मेगाहर्ट्ज में दी थी, तो हमने इसे हर्ट्ज में चेंज कर लिया। उसके बाद सी की वैल्यू तो हमें पता ही है, उसके बाद हमने फॉर्मूले में रख दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब अगली चीज आती है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जो अवरक्त किरणों की तरंग प्रकाश क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। अवरक्त किरणें होती हैं, उनकी तरंग प्रकाश क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, बहुत अधिक होती है। तो कांच का यह गुण है कि यह छोटी तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगों को पारगमित कर देता है तथा यह लंबी तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणों को परावर्तित कर देता है। कांच के इस गुण का उपयोग ग्रीन हाउस में अत्यधिक सर्दी के मौसम में पौधों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के भी प्रभाव, अभी नीचे यूजेस भी पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके बारे में बात करें। ग्रीन हाउस का कांच दृश्य प्रकाश तथा लघु दैर्ध्य के अवरक्त विकिरणों को पारगमित कर देता है। ये विकिरण ग्रीन हाउस के भीतर पौधे अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, पौधे इससे गर्म हो जाएंगे। गर्म वस्तुएं दीर्घ तरंग दैर्ध्य के अवरक्त विकिरण से उत्सर्जित होती हैं, जो ग्रीन हाउस की कांच की दीवारों द्वारा परावर्तित हो जाएंगी। इस प्रकार ग्रीन हाउस के भीतर ही रहती हैं, जिससे ग्रीन हाउस क्या रहेगा, ग्रीन हाउस गर्म रहेगा, तो क्या होगा, पौधे सुरक्षित रहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी गर्म रहती है। पृथ्वी गर्म क्यों रहती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही रहती है। सूर्य से आने वाले दृश्य विकिरण तथा लघु तरंग दैर्ध्य के अवरक्त विकिरण को पृथ्वी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है तथा अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरण पुनः उत्सर्जित भी करती है। अवशोषित क्या कर रही है, लघु तरंग दैर्ध्य के अवरक्त पृथ्वी अवशोषित कर ले रही है तथा अधिक तरंग दैर्ध्य के जो विकिरण है उन्हें उत्सर्जित कर दे रही है। ये विकिरण ग्रीन हाउस गैसों, जैसे ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। ग्रीन हाउस के पश्चात ऊष्मीय गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्रीन हाउस जब होगा उसके बाद ऊष्मीय गति बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी में वायुमंडल क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो अब दृश्य प्रकाश के बारे में बात की। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, इसमें क्या दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लगभग 7.5 × 10⁻14 तक होती है। और जो और तरंग दैर्ध्य क्या होती है इनकी, तरंग दैर्ध्य पीछे बात की थी हमने, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 780 से 400। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। कब की थी, 1666 में की थी। उसके बाद इसका उपयोग, जो दृश्य प्रकाश है इसका उपयोग, दृश्य प्रकाश की उपयोगिता स्वप्रमाणित हम जानते ही हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य दृश्य प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देख नहीं सकता है ना। इसका उपयोग सभी प्रकाशिक युक्ति जैसे सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, इन सभी चीजों में तो होता है। इसका उपयोग पदार्थ की आणविक संरचना में भी होता है तथा परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के अध्ययन में भी होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगली चीज आती है पराबैंगनी विकिरण। क्या आती है अगली चीज, पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण क्या होता है, पराबैंगनी विकिरण, तो अब बात करते हैं पराबैंगनी विकिरण की। पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति प्रकाश कितनी, आवृत्ति प्रकाश 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से कहाँ तक, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है, 10,014 हर्ट्ज तक होती है। और तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितनी होती है इसकी, 400 से 10 तक होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किसने की थी, रिक्टर ने की थी। कब की थी, 1801 में की थी। अब इसके उपयोग कहाँ होते हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, अदृश्य राइटिंग में, नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो उनमें, और फिंगरप्रिंट को संशोधित करने में इसका यूज होता है। और साथ ही बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सर्जिकल यंत्रों में। ठीक है, और फास्ट फूड, और क्या हो सकता है, फूड स्टफ को संरक्षित करने में होता है, जो खाने की चीजों में संरक्षित में। और अलार्म में भी यूज होता है, पराबैंगनी विकिरण अलार्म में भी यूज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरे की। एक्सरेज पढ़िए, एक्सरेज क्या होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इनकी आवृत्ति प्रकाश क्या होता है, 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। इनकी उत्पत्ति, ये ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की भारी लक्ष्य पर बौछार से उत्पन्न होती है। इसकी खोज किसने की थी, रोजन ने की थी। इससे गुण क्या होते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये गैसों को आयनित करती है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, ये सजीवों के लिए हार्मफुल है, ये घातक है बहुत ज्यादा। इसके उपयोग कहाँ होते हैं,
एक्सरे के उपयोग कहाँ होते हैं? एक्सरे के उपयोग चिकित्सा में होते हैं, और इंजीनियरिंग में धातु उत्पादों की कमियां, क्रैक छिद्र को के संसूचन में भी किया जाता है, और आदि जगह इसका यूज होता है। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, पृथ्वी में अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? वायुमंडल नहीं होता तो उसके धरातल का औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता या कम? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, अगर पृथ्वी में हमारी वायुमंडल नहीं होता तो उसके धरातल का औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता या कम होता? तो ये आंसर देते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, तो उसके पृष्ठ का ताप वर्तमान ताप से कम होता, अब क्यों होता? क्योंकि तब ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, तो क्या होता? उससे वर्तमान ताप से कम होता।